हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी आरवीएनएल के लिए एक जो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आई है उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स में आपको मैं 35 से 40 दिन के अंदर ही पूरा जो इलेक्ट्रीशियन का जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा, हमारा प्लान क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा उसका। ठीक है, बेसिक के अंदर जाके आपको मैं उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, पहले बेसिक, उसके बाद फिर एडवांस पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, एडवांस के बाद हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाएंगे और आपको वहां पे दिखाएंगे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू कर देंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं, जो आपका सिलेबस है इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है, वो क्या है। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है। ठीक है, विद्युत क्या है, कैसे है, कब आई। ठीक है, उसमें आग वगैरह के बारे में आता है। ठीक है, कितने श्रेणी की आग होती है, आग को बुझाने के क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में, मतलब एक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक का इंट्रोडक्शन एक तरीके से। ठीक है, दूसरे में हम क्या करेंगे, हम इसके बेसिक अंदर की जितनी भी चीजें हैं, जैसे रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर, ठीक है, इन सब चीजें का अगर जब सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशंस करेंगे तो उनपे हम देखेंगे। ठीक है, उनपे सीरीज या पैरेलल पे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम क्या है। ठीक है, पावर क्या है। ठीक है, शक्ति क्या है, एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है, चार्ज क्या है। ठीक है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, विभव, है ना। तो ऐसी बेसिक बेसिक चीजें पहले उसमें सीखेंगे दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तीसरे में क्या करेंगे हम, तीसरे में हम करेंगे जितनी भी थ्योरम्स थी, जैसे जो डीसी के लिए जो थ्योरम्स है, डीसी और एसी में डिफरेंस सीखेंगे उसमें। ठीक है, डीसी क्या है, एसी क्या है। उसके बाद जो नॉर्टन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है, और बहुत सारी टेलीगेंस थ्योरम हो गई, रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गई, सारी थ्योरम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद आप चले जाओ सीधा मशीन में स्विच करोगे, और सेल और बैटरी को भी बीच में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल और बैटरी के से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, सेल और बैटरी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके बात आती है मशीन की, जो कि बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है। अगर 150 नंबर का आपका एग्जाम है तो उसमें कम से कम 30 से 40 नंबर की मशीन अकेले पूछी जाती है, जिसमें जनरेटर, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर होती है। 3 चीजें। ठीक है, जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, ये 4-5 चीजें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल भी आपके यहाँ पूछा जाता है, थ्योरी भी पूछी जाती है, कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ढेर सारे आपको क्वेश्चन में कराऊंगा और 100% गारंटी देता हूं, अगर आप शुरू से लास्ट तक हमारी वीडियोज को देखोगे, ठीक है, इस पूरी सीरीज का एंजॉय करोगे, पढ़ने के साथ सीरियसली पढ़ोगे, तो 101% आपका एग्जाम, अच्छे से मेहनत करोगे तब, हाँ, अच्छे से मेहनत करते हो तो निकल जाएगा आपका एग्जाम। ठीक है, 100% निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे कहूंगा आपको वैसे ही करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्टरनेटर, जनरेटर, पूरी मशीन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे चले जाएंगे। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब मात्रा, मापन कैसे किया जाता है, किस चीज का मापन कैसे किया जाता है, जैसे उसमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे आप। ठीक है, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सारे डिवाइसेस के नाम पढ़ोगे। ठीक है, उनका काम देखोगे, उनके अंदर क्या लगा होता है, उस पर भी कभी कभार न्यूमेरिकल पूछा जाता है एरर पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा हो गया इंस्ट्रूमेंट भी हो गया। उसके बाद हम चले जाएंगे पावर सिस्टम में, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और जनरेशन। 3 चीज को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन। ठीक है, पावर कैसे प्रोड्यूस होती है, पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। उसका एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं हम, यूज कैसे करते हैं घरों में, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं पावर सिस्टम में। ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद हम मिसलेनियस जो भी रिमेनिंग चीजें बच जाती हैं उसको लास्ट में हम करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट्स वगैरह से क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। ठीक है, मॉसफेट, बीजेटी या फिर थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर से कैसी डिवाइसेस हैं, क्या काम करती हैं। तो ठीक है, इन सब से कुल मिला के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राइट, तो आपको लगभग सिलेबस पता ही है, आपने आईटीआई की है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, और कुछ सिंबल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे जैसे कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, कि जैसे खोपड़ी बना के क्रॉस लगा दिया तो वो क्या सूचित करता है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, उन सबको भी मैं अलग से इंक्लूड करके पढ़ाऊंगा, इन सब चीजों को, जहां से आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, अब की बार पैटर्न थोड़ा सा बदला है। अब की बार क्या है, 50 नंबर का नॉन टेक है। ठीक है, और 150 नंबर का टेक है। ठीक है, अगर मैं यूपी आरवीयूएनएल की मैं बात करूं, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपदान निगम लिमिटेड की मैं बात करूंगा, इसमें वो भी किसकी, टेक्नीशियन की, इलेक्ट्रीशियन की। ठीक है, ठीक है, इनके इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में पूरा तो पूरा जो आपने आईटीआई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रीशियन में जितना भी आपने कोर्स किया है
उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपके थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा चीज ये सारे के सारे आपका 150 मार्क्स में पूछा जाता है। इतनी बात आपको समझ में है। टोटल पेपर है कितना, 200 नंबर का, 200 मार्क्स का। जो 200 मार्क्स है उसमें 150 तो आपका टेक्निकल पूछा जाता है जो आपकी आईटीआई में आपने पढ़ रखा है। इसमें 50 नंबर जो बचते हैं 150 के बाद, जो 50 नंबर इसमें आपका जीके पूछा जा रहा है, जनरल नॉलेज प्लस जनरल अवेयरनेस। एक तरीके से मैं जीए लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में जिसमें आप सामान्य ज्ञान बताओगे। फिजिक्स की क्लास हमारी चल रही है, ठीक है, फिजिक्स की क्लास चल रही है, उसमें आप पूरी फिजिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी आपको, तो ठीक है, वहां से आप तीनों साइंस के बारे में पढ़ सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा जानकारी रखना है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल, इतिहास और इन सब के बारे में। ये आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला है ये 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 नंबर का। इतनी बात समझ में आ गई। बचता है 20 नंबर, ये इसमें पूछा जाएगा आपका रीजनिंग से, ठीक है। 20 मार्क्स आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा, ठीक है। 20 नंबर आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा, यहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है 20 नंबर का, ठीक है। 10 नंबर का जो आपका और पूछा जाता है, इसमें आपका थोड़ा सा कंप्यूटर हो जाता है, ठीक है, ईवीएस वगैरह भी इसी में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, कंप्यूटर पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा मिक्स करके ये 50 नंबर आपका नॉन टेक हो जाता है, ठीक। तो अंग्रेजी नहीं पूछी जा रही है, ये चीज भी ध्यान रखना। आपको क्या करना है, ठीक है, रीजनिंग पे आप आराम से 20 में से 20 ले आ सकते हो और इधर 150 में कम से कम 140 135 आराम से ले आ सकते हो। अगर इधर 20 में 18 19 भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, इधर 20 नंबर में कम से कम 10 से 15 नंबर के बीच में ले आ सकते हो। थोड़ा सा टफ होता है इसमें नंबर ले आना, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, ब्रॉड है काफी सिलेबस, कुछ भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो आपसे क्या करना है, उसके बाद कंप्यूटर वगैरह जो अलग से आपका पहले, इससे पहले जब यूपीआरवीएनएल का एग्जाम हुआ था उसमें आपका कंप्यूटर का अलग से एग्जाम हुआ था जो क्वालिफाइंग इन नेचर था, उसका नंबर तो नहीं जुड़ता था, बट आपको क्वालिफाई करना। अब की बार वो हटा दिया गया, सिर्फ एक एग्जाम निकालो, ठीक है, एक एग्जाम निकालो। ये 200 नंबर का जो एग्जाम है आपका, ये 3 घंटे के लिए, कितने के लिए है, 3 घंटे में आपको देना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है साथ में, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, और 1 क्वेश्चन सही करते हो तो आपका 1 नंबर जुड़ जाएगा। प्लस में समझ में आया, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करने, जो आते हैं वो ही करने हैं, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है जो यूपीआरवीएनएल का है, आपको एग्जाम इसी फॉर्मेट में देना। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जितना अच्छा जिसका स्कोर होगा, चांसेस उतने ही ज्यादा उसके होंगे नौकरी पाने के, ठीक है, सिलेक्शन के, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज हम, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट की, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की अवधारणा क्या है, कैसे आई, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, तो दोस्तों विद्युत अवधारणा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ। तो इसमें क्या पढ़ना है हमको, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, आपका स्टार्टिंग चैप्टर है। यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 150 में, ठीक है। तो 150 में लगभग 2 से 3 मार्क्स आपका वेटेज रखेगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसा क्वेश्चन आपके पेपर में ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के, ठीक है, और पिछले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट में हमें क्या सीखना है कि जो विद्युत आई वो कैसे आई, ठीक है, कब बनी, ठीक है, फिर उसके बाद इसके कितने फॉर्मेशन हुए, मतलब इसका मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, आज कहां पे पहुंची है, ठीक है। उसके बाद विद्युत के झटके लगते हैं तो आदमी मरता है या रोता है, हंसता है, क्या करता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। कितनी करंट आपके बॉडी में जाएगी तो आप मर जाओगे, कितनी करंट जानी चाहिए तो आप सेफ रहोगे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। आग कितने प्रकार की होती है, विद्युत से आग कैसे लगती है, ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद्युत के अवधारणा की। इसमें सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम है थेल्स। क्या नाम है, थेल्स। लगभग आज से 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स एगो की मैं बात कर रहा हूं, पहले, ठीक है, लगभग 2500 साल, मतलब 17th सेंचुरी की मैं लगभग बात कर लूं, ठीक है। 2500 साल पहले आज से एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, एक एबोनाइट की छड़ ली थी,
एबोनाइट, ठीक है। एबोनाइट की एक छड़ ली थी, रॉड जिसे बोलते हो, एक मान लो ये एबोनाइट का बना है, ठीक है। एबोनाइट की छड़ पे एक रेशम का क्या रगड़ा था, रेशम का कपड़ा या रेशम, ठीक है। एबोनाइट की छड़ पे एक रेशम रगड़ा था, तो ये एबोनाइट की छड़ में गर्मी आ गई थी, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन आ गया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आने से ये हुआ कि इनके बगल में इन्होंने कागज के टुकड़े रखे, क्या रखे, कागज के टुकड़े रखे, और ये क्या है, एबोनाइट की छड़। तो एबोनाइट की छड़ पे के पास में जब कागज के टुकड़े रखे तो ये कागज के टुकड़े क्या हुए, आकर्षित हो गए, क्या हो गए, आकर्षित हो गए। तो यहीं से ही विद्युत का जन्म होता है, ठीक है। अच्छा, जो थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, जो 2500 साल पहले ये किए थे, ये उनको भी नहीं पता था ये क्या हुआ, ठीक है। तो एक फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये थेल्स साहब तो पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी विद्युत जो जनरेट होती है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये यहां से एब्जॉर्ब करना, आकर्षण बल ही इसका, गर्मी के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो कागज का एब्जॉर्ब होना हो गया, ठीक है, अट्रैक्शन हो गया कागज का, इसे बोला गया स्थैतिक विद्युत। क्या बोला गया, ऐसी विद्युत को स्थैतिक विद्युत, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई, लेकिन ये किसी काम की है, बिल्कुल किसी भी काम की ये नहीं है, इससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अरे आप बताओ, इसको रगड़ के कागज उठा रहे हो, कौन सा बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हो, क्या कर लोगे इससे, ठीक है। तो इससे कुछ नहीं कर लोगे, लेकिन एक दिमाग में ना आइडिया आ गया है, ठीक है, इसका आप यूज करोगे और ह्यूज अमाउंट में जब बनाओगे और इस स्टैटिक को, इस रुकी हुई विद्युत को अगर आप चला देते हो, गतिमान विद्युत में बदल देते हो, तब आपका काम चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये भी काम आपका आगे हुआ, जो आज हम विद्युत यूज कर रहे हैं वो इसके बाद ही आई है, ठीक है। तो उसे क्या बोला गया, गतिज विद्युत या फिर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गतिमान अवस्था में जो विद्युत है वो हम यूज करते हैं, हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अस्थैतिक विद्युत को नहीं यूज करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आपको अब ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले 2500 साल पहले, आज से लगभग की मैं बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट डेट नहीं है इसकी, ठीक है। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एबोनाइट की छड़। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्थैतिक विद्युत का, जो जन्मदाता के लिए, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एबोनाइट की छड़ पे क्या रगड़े, रेशम का धागा, रेशम रगड़े या कुछ और रगड़े, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ के रखने हैं, बाकी और कुछ है नहीं इनमें, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया वो किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन, ठीक है। तो फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया कि थेल्स ने ऐसे एक प्रयोग कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आती है गतिमान विद्युत की बात, ठीक है। इसके बाद आती है जब दूसरे साइंटिस्ट की, तो नाम था वोल्टा, क्या नाम था, वोल्टा। इनके बाद आए वोल्टा और उन्होंने केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी बताई थी, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं वोल्टा की। वोल्टा एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, केमिकल रिएक्शन किया था, केमिकल रिएक्शन से विद्युत, मतलब आपने अगर एक प्रयोग पढ़ा होगा, एक प्रयोग ऐसे था कि एक ये थी कॉपर की रॉड, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, एक बैटरी लगाते थे, तो यहां पे पानी वगैरह जो भी भरा रहता था, ठीक है, NH4Cl रहता था, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन रहता था, यहाँ पे कॉपर रहता था, एक एनोड होता था, एक कैथोड होता था। तो मतलब एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया से जो विद्युत का जन्म होता है, वो उसके फादर कौन है, उसके फादर क्या है, वोल्टा। आप क्या बता सकते हो, सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें ये होता था कि एक मान लो पानी है, इसमें वाटर कुछ भी भर लो, ठीक है, एक सॉल्यूशन डाल दो, इसमें एक कॉपर की रॉड रहती थी, ठीक है, ठीक है, एक इसे आप बोल लो, सीधा सीधा आप एनोड बोल लो, ठीक है। एक एनोड रहता था और एक क्या रहता था, कैथोड,
तो मैंने क्या बोला था, इस पे कॉपर होता था, ये कॉपर की बनी होती थी, और ये किसकी होती थी, जिंक की बनी होती थी। तो कॉपर और जिंक का जब रिएक्शन कराया जाता था तो एक करंट फ्लो होने लगती थी इसमें, इस वायर के बीच में। यही था आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। आगे मैं आपको बैटरी के केस में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ आपको यह समझना है कि जो वोल्टा थे वो रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत का निर्माण किए थे, तरीके से विद्युत को बनाए थे, ठीक है। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई, एक तो थेल्स के बारे में, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में, और दूसरा वोल्टा के बारे में भी, ठीक है। तीसरी बात करते हैं फैराडे की, ठीक है। फैराडे ने ही मेन काम की चीज की थी, ठीक है। उन्होंने चल विद्युत बनाया था। कैसी विद्युत, डायनेमिक विद्युत, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं चल विद्युत। चल मतलब चल नहीं, हाँ, चल मतलब ऐसी विद्युत जो चलती है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहीं दूसरी जगह से आती है, पावर हाउस से, ठीक है। पावर हाउस में कहां से आती है, पावर प्लांट से आती है। तो ऐसी जो विद्युत जो चलती है विद्युत, ठीक है, जिससे हम काम कर सकते हैं, जिससे हम सारा काम कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, जनरेटर चला सकते हैं, ठीक है। ऐसे काम मतलब सारे जो काम के लिए जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वो क्या है, फैराडे ने दिया था, ठीक है। क्या नाम दिया था, चल विद्युत उसका नाम दिया था। इतनी बात समझ में, इतनी सी बात आपको समझनी है। फैराडे ने किया क्या था, फैराडे ने कुछ नहीं किया था। एक साइड इधर चुंबक रखा था, इधर चुंबक रखा था। मान लो इधर नॉर्थ पोल रखा, इसका साउथ पोल रखा, ठीक है। दो ध्रुव होते हैं ना, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव चुंबक के। तो एक उत्तरी ध्रुव रखा, एक दक्षिणी ध्रुव रखा। इनके बीच में क्या हो जाती है दोस्तों, मैग्नेटिक लाइंस होती है कि नहीं। ये दिखती नहीं आपको, मैग्नेटिक लाइंस मतलब अगर इनको बांध के रखा जाएगा तब इन पे, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो आपस में आके चिपक जाएंगे। लेकिन एक बड़े चुंबक को बांध के यहाँ पे रखा गया तो ये खींचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आपस में आकर्षण बल है उनका एक। तो इसे ही क्या बोला जाता है, चुंबकीय रेखाएं बोला जाता है। दिखती नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन ये चलती हैं साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने एक रॉड रख दी। क्या रख दी, एक आयरन की रॉड रख दी है, कोई भी मेटल रख दिया, कॉपर की रॉड रख दी, ठीक है। जैसे ही रखा, एक बैटरी से कनेक्ट किया, जब इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी में पता चला कि भैया विभव आने लगा। क्या आने लगा बैटरी में, विभव, वोल्टेज आने लगा। तो इसका मतलब इसमें एक करंट फ्लो करने लगी, इसमें एक करंट फ्लो करने लगी, एक धारा बहने लगी। तो इससे मतलब एक चीज ये निकला कि अगर रॉड रख दिया जाए चुंबक के बीच में तो विद्युत बन जाती है, और ये विद्युत में करंट फ्लो होने लगता है, और ये बैटरी में आप इसको इकट्ठा कर सकते हो और ये विद्युत बन गई, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इन्होंने यूज किया था, इसे बोला गया था डायनेमिक विद्युत। यही था फैराडे का प्रिंसिपल। आगे हम इसको भी सीखेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट है। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आग पे, ठीक है, आग। आग और आग से पहले हम एक चीज और छोटी सी चीज समझते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, अगर हमारे शरीर में, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। 9 मिली एम्पियर, ठीक है, 9 मिली एम्पियर की धारा 3 से 4 सेकंड के लिए अगर हमारे शरीर में चली जाती है तो आदमी मर जाता है। क्या हो जाता है, मर जाता है आदमी, ठीक है। जो मैन होगा, जो आदमी होगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कब मरेगा, जब 9 मिली एम्पियर। 9 मिली एम्पियर का मतलब समझते हो आप, 9 × 10⁻³ एम्पियर, इतना, ठीक है। इतना एम्पियर 3 से 4 सेकंड कितना होता है, गिनती गिनते हो 3-4 तक खत्म हो जाता है। 3-4 सेकंड, उतने समय तक अगर आपके शरीर में ये चला जाता है तो आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रखना है ध्यान में, ठीक है। 90 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज लगने से आदमी मर जाता है, ठीक है। अगर 90 वोल्ट से ज्यादा के वोल्टेज डिफरेंस पे वो कहीं मिल गया, खड़ा है, ठीक है, तब भी आदमी मर जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से जो जलयान है, जो वायुयान है, या फिर जो भी ट्रेन वगैरह है, वहां पे इससे थोड़ा सा ही ज्यादा 110 वोल्ट रखा जाता है, ठीक है। एक वोल्टेज फिक्स कर रखा है, इससे थोड़ा सा ह्यूमन सेफ्टी रहेगी। इससे आदमी के मतलब शॉक लगेगा, लेकिन ज्यादा मतलब जल्दी आदमी मरेगा नहीं, बच जाने की कोशिश ज्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर ज्यादा रख देंगे तो फिर तो राधे राधे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि 90 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 9 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 9 मिली एम्पियर से ज्यादा हुए तो और भी कम समय लगेगा। मतलब दो चीजें ध्यान रखना, कितना करंट जा रहा है शरीर में और कितने समय के लिए जा रहा है। समय ज्यादा गया, करंट कम गया, तब भी बचने के चांसेस हैं,
ठीक है, और करंट कम है, समय ज्यादा गया तब तो बच जाओगे, समय कम है और करंट ज्यादा है तब बचने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, अगर ऐसे इतना ही सेकंड में इतनी करंट चली गई तो फिर तो राधे राधे हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? 90 वोल्ट आपको ध्यान रखना है, 9 मिली एम्पियर ध्यान रखना है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसी की सेफ्टी के लिए जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में या पावर हाउस में जो काम करते हैं, या आपकी भी जब जॉब लगेगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले में, ठीक है, यूपीआरवीएनएल में जब आप जाओगे इलेक्ट्रीशियन बन के, तो आपसे क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो आपको एक सेफ्टी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग में आपको क्या किया जाएगा? सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। उसमें आपसे क्या क्या किया जाए, इसी के लिए आपसे तो एग्जाम लिया जाता है कि आप थोड़ा बहुत जानते हो कि नहीं, फिर अंदर आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो उसमें आपको क्या पहन के जाएं, सर में क्या होना चाहिए, क्या मोबाइल ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, पैर में जो चप्पल होना चाहिए, जूता होना चाहिए, वो किस चीज का बना होना चाहिए, रबड़ का बना होना चाहिए, ठीक है, चमड़े का भी नहीं होना चाहिए, या फिर किसी और चीज का नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? रबड़ के ही जूते पहने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए हैं। ठीक है, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी वहां पे। तो उन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा कि हाँ, सेफ्टी मेजर्स भी आपको कुछ पहनने चाहिए। ठीक है, तो जब आगे बात करते हैं हम, अब सीधा चलते हैं हम आग पे। ठीक है, तो जो आग लगती है उसके 4 प्रकार होते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आग आपके 4 प्रकार की होती है। एक तो आपकी श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। ठीक है, तो 4 प्रकार की हो गई। हम चारों प्रकार को अच्छे से डिस्कस करते हैं। श्रेणी ए में क्या होता है? इसमें जैसे लकड़ी की वजह से आग लगती है, ठीक है, कोयले की वजह से लगती है, ठीक है, कागज की वजह से लगती है, ठीक है, जूट से, या फिर कुछ आपने, है ना, जूट मतलब ऐसी चीजें जो नेचुरल हैं। ठीक है, लकड़ी, कागज, इन सब चीजों से जब लगेगी तो किस में जाएगी? श्रेणी ए में जाएगी। और इसको बुझाने का तरीका भी आपसे पूछा जाता है कि इसको किससे बुझाया जाए। तो इसमें एक क्या होता है, पानी फेंका जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर से। ठीक है, प्रेशराइज्ड वाटर रहता है, पानी बहुत प्रेशर से फेंका जाता है। जो जब दमकल की आपके यहाँ गाड़ियां आती हैं, जब आग कहीं लगती है, तो जो गाड़ी में पानी भरा होता है वो सिर्फ श्रेणी ए की ही आपको बुझा सकता है। ठीक है, तो आप जब कभी कहीं आग लगी होती है, जब आप सूचना देते हो, तो आपसे वहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आग किस वजह से लगी। ठीक है, तो आपको वहां पे जल्दी से बताना है कि आग किस में लगी, घर में लगी है, ठीक है, तो लकड़ी वगैरह या किसकी वजह से लगी है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से लगी या फिर पेट्रोल वगैरह से लगी, तो ऐसे ऐसे पेट्रोल पंप पे लगी, कहाँ लगी, उस पे भी उसी को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। तो दूसरी चीज जब बात करेंगे, यहाँ पे लिक्विड ध्यान रखना। क्या याद रखना है आपको? लिक्विड ध्यान रखना है, मतलब तेल वाली चीजों से जब आग लगती है उसको बोला जाता है श्रेणी बी। इसमें तेल वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, ऑयल, ठीक है, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, फिर डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। जब इन सब से आग लगता है तब क्या करते हैं? तब यहां पे हम क्या करते हैं? फोम टाइप यूज करते हैं। फोम मतलब एक तरीके से झाग। ठीक है, झाग वाली चीजें हम यूज करते हैं इनको बुझाने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, श्रेणी सी की बात कर लेते हैं। तो श्रेणी सी में जो आपका एलपीजी सिलेंडर वगैरह होता है ना, एलपीजी वगैरह से, एलपीजी, सीएनजी, इनसे सबसे जो आग लगती है ना, उसको किस में रखा गया? श्रेणी सी में रखा गया है। ठीक है, इनको बुझाने के लिए क्या करते हैं? पाउडर। ठीक है, पाउडर, ठीक है, एक तरीके से बारीक चूर्ण से इस ऐसी आग को बुझाया जाता है। ठीक है, बारीक चूर्ण वाले जैसे पाउडर टाइप में फेंका जाता है, फुहारा टाइप में पाउडर को। ठीक है, श्रेणी डी आती है, यही आपका मेन है, जो कि विद्युत से लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक से जब लगती है तो यहां पे 2 चीजें लगती हैं, या तो आप, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, CCl4, इसको बोलते हो आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड से उस आग को बुझाते हो, या फिर देता हूं ब्रोमो क्लोरो डी, थोड़ा सा नाम अलग है यहां, ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो मेथेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो मेथेन, थोड़ा लंबा सा है, कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो या तो ये यूज करते हैं, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी
इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर आग श्रेणी डी है तो किस में आएगी, इलेक्ट्रिक से आएगी। शॉर्ट सर्किट होता है ना, जब कहते हैं न्यूज पे आप देखते हो यहाँ आग लग गई। ठीक है, क्या रीजन था, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक के वायर से जब दो वायर शॉर्ट करते हैं तो चिंगारी निकलती है, तो जब चिंगारी आग वही रूप ले लेती है और उससे जलने लगता है कुल वायर वगैरह कुल, है ना, तो उसे बोलते हैं श्रेणी डी। तो ऐसी आग को बुझाने के लिए या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ब्रोमो क्लोरोडी फ्लोरोमेथेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको आग के टाइप भी समझ में आ गया होगा कि जब लकड़ी का अगर जूट से जलेगा तो श्रेणी ए में जाएगा, जब लिक्विड तेल वाली चीजों से जलेगा, पेट्रोल से जलेगा, ठीक है, कैरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल से जलेगा, ठीक है, या डीजल से कोई आग लगेगी तो श्रेणी बी में जाएगा। और वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर से लगी आग को किस में जाएगा, श्रेणी डी में जाएगा, और श्रेणी सी में जाएगा, और श्रेणी डी में क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक से, विद्युत से लगी आग जाएगी श्रेणी डी में। ठीक है, वहीं पे आपको बुझाने के लिए, इस्तेमाल के लिए मैंने इसको बताया कि प्रेशराइज्ड वाटर लगाया जाता है। ठीक है, प्रेशराइज्ड वाटर जो दमकल की गाड़ियां होती है उसमें झाग का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, और श्रेणी डी में कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर ब्रोमो क्लोरोडी फ्लोरोमेथेन का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज मैं समझ सकता हूं आपको कि अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो कम से 2 से 3 नंबर आपका तैयार हो जाता है। क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, एक क्वेश्चन 100% यहां से आएगा। दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक का जो इन्वेंशन हुआ था फैराडे या फिर थेल्स या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनसे एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और आपके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्या हो सकता है कि जो ह्यूमन आदमी, जब आदमी को आग लगती है या फिर जब आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो कितने सेकंड में लग सकता है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले आरआरबी एएलपी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। आरआरबी जेई के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको मैं और बता देता हूं। क्या बता देता हूं, क्वेश्चन ये है कि जब किसी आदमी को करंट लगती है, ठीक है, और जब करंट लगती है तो आदमी क्या करता है, हंसता है, रोता है, ठीक है, या फिर कुछ और करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जब ऐसी चीजें रहेंगी तो ध्यान रखना, जब किसी को शॉक लगेगा तो आदमी रोता है, बीप करता है। ये भी मोस्ट पॉपुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नोट रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। ठीक है, अगली क्लास में बच्चों हम स्टार्ट कर देंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। ओके।